हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा गाइस वो है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन CO2। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें लीफ वाली बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ लीफ, है ना। तो लीफ में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर से देखा जाए तो अगर एक लेयर बनाया जाए तो लेयर में सबसे ऊपर वाला लेयर में हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट, वैक्सी क्यूटिकल। फिर नीचे लेयर आ जाते हैं तो नीचे वाले लेयर को हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर रहता है हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रहता है और साथ साथ में ये टाइटली पैक्ड रहता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पैलिसेड मेसोफिल। एग्जैक्टली इसके नीचे फिर होता है हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। ये पोर्शन को हम कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल। ये हो गया हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल। और मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्जी मेसोफिल के एग्जैक्टली फिर नीचे हमारे पास थोड़ा सा एयर स्पेस कंटेंट रहेगा, क्योंकि जो नीचे वाला लेयर हमारे पास आएगा तो नीचे वाले लेयर में भी हमारे पास कहीं ना कहीं लोअर एपिडर्मिस होंगे और नीचे भी हमारे पास वैक्सी क्यूटिकल होगा। और बातें आती कि हर लोअर एपिडर्मिस के बस एग्जैक्टली पोर्शन में हमारे पास कुछ ऐसे पोर्स भी पाए जाएंगे जहां से CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ हमारे पास स्पेस रहेंगे और इस स्पेस को हम कहेंगे एयर स्पेस। क्या कहेंगे, एयर स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्सी क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड मेसोफिल, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल, एयर स्पेस हो गया और हमारे पास हो जाता है ये कुछ जो ओपनिंग आप देख पा रहे हो जिसमें से CO2 अंदर जा रहा है, O2 बाहर आ रहा है। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। और मैं आपको बता दूं ये जो मैं सर्कुलर छोटा छोटा कंटेंट बना के रखा हूं इसे मैंने कहा है क्या, गार्ड सेल। तो एक बात तो हमारा क्लियर आउट हो गया कि जो आपका स्टोमाटा होता है वो लीफ के एग्जैक्टली नीचे वाले पोर्शन में रहता है। होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले जो वैक्सी क्यूटिकल आप देख पा रहे हो, व्हाट इज द वर्क ऑफ वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर। तो वैक्सी क्यूटिकल का काम ये है गाइज, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, साथ साथ में वाटरप्रूफ लेयर है। तो ट्रांसपेरेंट और वाटरप्रूफ होने का फायदा क्या है, तो ट्रांसपेरेंट होने का फायदा ये है कि जो सनलाइट से लाइट आएंगे तो लाइट इजिली पैलिसेड मेसोफिल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट होने का फायदा हो गया। दूसरा, अगर ये वाटरप्रूफ है तो वाटरप्रूफ होने का फायदा क्या है, ताकि आसानी से अगर इस पे वाटर ड्रॉप गिरे भी तो ये अंदर वाले पार्ट को भी डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अपर एपिडर्मिस लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे लोअर एपिडर्मिस है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस मिलकर क्या करता है गाइज, कि पूरे के पूरे लीफ के हर एक पार्ट को दबा कर रखता है और कहीं ना कहीं साथ में सारे पार्ट को कंप्रेस करके रखता है, ताकि इन दोनों को सपोर्ट भी मिले और इसको एक अच्छा सा प्रोटेक्शन भी मिले। तो उसके बाद हमें क्या देखते हैं कि जो अपर एपिडर्मिस वाला लेयर है उसमें एक छोटा छोटा गैप है। अगर आप इस तरह से देखो तो इसमें से हल्का फुल्का गैप आपको दिखता है। इस गैप से क्या हुआ कि जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो कि वैक्सी क्यूटिकल है वहां तक जो सनलाइट पहुंच रहा है, साथ साथ में कुछ सनलाइट का अमाउंट जो है आपके पैलिसेड मेसोफिल तक का भी पहुंच पाता है। पैलिसेड मेसोफिल का जो अगर आप शेप देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल है और साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइटली पैक्ड है। तो टाइटली पैक्ड होने का फायदा क्या होता है कि इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। अब पैलिसेड मेसोफिल में पाया क्या जाता है, तो पैलिसेड मेसोफिल में आपका पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट का काम आई होप आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह से, उसमें चूंकि क्लोरोफिल रहता है, उस क्लोरोफिल का काम क्या है, जस्ट टू कैच द सनलाइट एंड गिव अ ग्रीन पिगमेंट टू द होल प्लांट। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और अब वैसे बात एक बात हमारा क्या क्लियर आउट होगी, पैलिसेड मेसोफिल में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो खाना बनाएगा। अब खाना बनाएगा तो स्टोर कहाँ होगा, तो एग्जैक्टली नीचे आ जाइए स्पॉन्जी मेसोफिल में। और स्पॉन्जी मेसोफिल जो है वो लूजली पैक्ड है, मींस दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस ओवर देयर। ये लूजली पैक्ड होने के कारण इसका फायदा क्या हो जाता है कि आसानी से कोई भी जो ग्लूकोज को वो प्रिपेयर किया, साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रिपेयर किया, उन दोनों को क्या करेगा, ये स्टोर करके रखेगा। लेकिन बातें यहाँ पर आती है, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे तक पहुँचना चाहिए और जो इन्वायरमेंट है वहाँ तक आपको ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। तो एक बात हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स व्हाट,
कि द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। तो होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बाहर अवेलेबल क्या है, हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो तो अवेलेबल है, पूरे के पूरे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा प्रेजेंट है। लेकिन पौधे ने क्या बनाया फोटोसिंथेसिस की मदद से, ऑक्सीजन बनाया है। तो ऑक्सीजन जो बनाया है वो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, और बाहर क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। हाउ इट विल एक्सचेंज, क्योंकि अभी मैं आपको बताया क्या, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाता है, और यहां पर जो प्रोसेस होगा, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस का, उस एक्सचेंज ऑफ गैस का प्रोसेस हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन को। तो यहां पर पूरा का पूरा श्रेय डिफ्यूजन को जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। तो यहां पर क्या होगा कि जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था वो अंदर चला जाएगा इस छोटे से एयर स्पेस में जो कि पैलिसेड मेसोफिल के बीच में बना हुआ है, और जो अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल था वो क्या आ जाएगा एनवायरनमेंट में, और हम उसे क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे हमारे बेटर फ्यूचर के लिए। एक बात हमारा क्लियर आउट हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वो लिया और ऑक्सीजन हमें किस तरह से वो दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो ग्लूकोज उसने प्रिपेयर करा, तो ग्लूकोज जो प्रिपेयर करेगा तो उसका क्या होगा। तो गाइज आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप वेन्स देख पा रहे हो, ये वेन्स का काम क्या है, ये वेन्स कुछ नहीं बल्कि आपका हम बोल सकते हैं वास्कुलर बंडल है। क्या ये वास्कुलर बंडल। अगर आपसे कोई पूछेगा इस कभी भी कि व्हाट इज वास्कुलर बंडल, सीधी सी बात है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर इज नोन एज व्हाट, वास्कुलर बंडल। ठीक है, एक बात हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो पत्ते कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भेजना काफी ज्यादा जरूरी है कहीं भी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करना हो। तो एक बात हमारा क्लियर आउट हो गया कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया, कैरी आउट करने के बाद उन्होंने दो चीज बनाया, पहला ग्लूकोज और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो ये डिफ्यूजन के तौर पे यहां से बाहर आ गया। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग डिफ्यूजन, दिमाग में बात रखिएगा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। और यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब बातें क्या आती है कि जो लीफ हुआ, ये जाइलम क्या करता था, तो वाटर को लेकर जाता था कहां तक का, लीफ तक का। और ऑब्वियस बात है, याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा नीडेड है, तो वाटर तो लेके जाता था। ठीक है, अब दो चीज कंटेंट हो गया, वाटर लेके आता था, यहां तक पहुंचा दिया वो। लेकिन बात ये है यहां पर कि जो भी वाटर क्वांटिटी जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंची, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो वास्कुलर बंडल, इसमें लीफ और ये जाइलम फ्लोएम दोनों होगा। तो फ्लोएम क्या करता था, तो जो भी लीफ फोटोसिंथेसिस के बाद जो चीजें बनाता था, जैसे कि ग्लूकोज वो प्रिपेयर किया, तो उसको पूरे बॉडी में भी तो पहुंचाना है ना, because we all know that what is the work of phloem, work transport the food from one place to another. And when we talk regarding transportation of food, guys, एक term आता है translocation. What is translocation? The transportation of food from leaf to each and every part of the plant is known as what, translocation, जो कि only happens with the help of phloem tube. ठीक है, ये phloem tube करवाता है। अब क्या हुआ, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये लेकर आएगा और ग्लूकोज सारे बॉडी में पहुंचाएगा। तो मतलब आई होप कि आपको फ्लोएम का काम भी समझ में आ गया होगा। जाइलम ने वाटर लेके किस तरह से आया, फ्लोएम किस तरह से फूड को लेके चला गया। अब दूसरा बात हमारा बच गया डिफ्यूजन में, कि डिफ्यूजन होता कैसे है। तो गाइज हम लोग ध्यान देंगे, डिफ्यूजन करने के लिए सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने यहाँ पर लिखा था आपको गार्ड सेल, और एक टर्म हमने आपको बताया था स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा को समझेंगे, स्टोमाटा कैसा होता है। तो स्टोमाटा को देखने में कुछ फिगर इस तरह से इनके रहते हैं। अब देखिए स्टोमाटा का काम क्या है, इसको समझेंगे। एक बात मैंने आपको बताया कि ये दोनों गार्ड सेल हैं। क्या है ये, गार्ड सेल। टर्म क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। क्या आ रहा है टर्म, सेल। सेल आ रहा है तो इसमें ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस होगा, ये भी सेल है, ये भी सेल है, दोनों में न्यूक्लियस होगा और एक वैक्यूल वगैरह होगा। मतलब सारे कंटेंट होंगे, सेल के हर कंटेंट होंगे। इफ इट इज कॉलिंग एज अ सेल, सेल का हर एक ऑर्गेनेलिज होगा, हर एक मेम्ब्रेन होगा, सब कुछ होगा। एक बात याद रहे, मेम्ब्रेन इससे पास आ गया है। क्या आ गया गाइस, मेम्ब्रेन। इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है बीन लाइक। तो एक बात बताइए, बलून अगर है, बलून का कोई शेप है, अगर आप उसमें वाटर डालोगे तो बलून अपना ही शेप लेगा, ना कि कोई और शेप लेगा। ठीक है, अगर आपने लंबा बलून लाया पानी भरोगे तो लंबा होगा, अगर आपने मोटा गोल बलून लाया तो गोल पानी भरोगे तो गोल होगा। अगर आप बीन शेप्ड का बलून लाए उसमें पानी भरेंगे तो बीन शेप्ड का होगा। उसी तरह से जब ये सेल टर्जिड होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्जिड? टर्जिड का एक ही मतलब होता है गाइस, पानी का भर जाना। जब भी ये सेल में वाटर आने लगते हैं, वाटर से पूरा का पूरा सेल भर जाता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक टर्म आ गया हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जहां भी कोई ऐसा सब्सटेंस, सेल वाली बात आ गई, मेम्ब्रेन वाली बात आ गई, मतलब क्या, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
तब वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन जब तक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं था तब वो क्या कहला रहा था, डिफ्यूजन। लेकिन जैसे इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गया क्या कहलाने लगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक अच्छा टॉपिक चला है क्लास 9 में, उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, किस तरह से एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने बताया एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब सीधी सी बात होता है इनसाइड, ठीक है। जब भी वाटर इनसाइड होगा तो सेल अपना शेप ले लेंगे और शेप इनके लेने के कारण ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बीच में इनका एक ओपनिंग प्रिपेयर हो जाता है और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमा, ठीक है। जब कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स अवेलेबल बीनीथ द लीफ, अंडर द लीफ। हमेशा जो पोर्स होते हैं वो अंडर द लीफ रहते हैं, अवेलेबल नीचे रहते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका लोटस हो गया, कोपल का पत्ता हो गया, उसका जो स्टोमाटा होता है वो नीचे नहीं रहता बल्कि ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे लोटस के पत्तों को तो पानी की सतह के ऊपर इस तरह से दबा हुआ रहता है। तो पानी की सतह के ऊपर इस तरह से अगर दबा हुआ तो सारे पोर्स पानी से क्लोज हो जाते हैं, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। तो कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, ब्रीथ नहीं करेगा पौधा, तो सारा कोई एक्शन कैसे होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, और पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो उनके सारे स्टोमेटल जो पोर्स हैं या फिर जो स्टोमाटा है वो क्या होता है, पत्ते के ऊपर होता है। इसलिए आप देखिएगा अगर आप कभी भी पानी कोपल के पत्ते पे डाल दो या फिर आपके लोटस के पत्ते पे डाल दो, देखना मोतियों की तरह नीचे आ जाता है, ठीक है। एक बात हमारा क्लियर आउट हो गया पॉइंट गाइस, ठीक है। अब बातें आती हैं कि जब हम ये स्टोमा कहते हैं तो स्टोमाटा का मतलब समझ में आ गया कि द टाइनी पोर्स अवेलेबल बीनीथ द लीफ, और मैक्सिमम पत्तों में क्या होता है, पत्ते के नीचे ही स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है। स्टोमाटा पत्ते के नीचे होने से सबसे बड़ा फायदा और ये भी है कि अगर सनलाइट जो एकदम स्लैंटिंग ऊपर में पड़ता है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है बल्कि एक लेवल में होता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सनलाइट गिर रहा है ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन क्या नीचे से होगा ना, तो कम क्वांटिटी में होगा। अगर यही ऊपर रहता तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता। नीचे होने से ये भी फायदा है कि ट्रांसपिरेशन की रेट जो है थोड़ी सी कम ही रहती है, घटी हुई रहती है। अब क्या हुआ, चूंकि पूरा का पूरा जो स्टोमा है, स्टोमा हम किसे कहते हैं, ओपनिंग को, मीन्स व्हाट, स्टोमेटल ओपनिंग को स्टोमा कहा जाता है। और स्टोमा का मतलब भी क्या होता है, एक ओपनिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी ये पूरा टर्जिड है सेल तो अपना शेप लिए हुए इसका शेप कैसा है, बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड होने के कारण क्या होता है, दोनों बीन शेप्ड है तो बीच में अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उस स्पेस के थ्रू क्या होगा, डिफ्यूजन भी होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया ना, CO2 ये लेगा और O2 क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। अब दूसरा केसेस क्या आता है कि जब मान लेते हैं कि एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, एक्सऑस्मोसिस हो जाता है। व्हाट इज एक्सऑस्मोसिस, एक्स, हाँ एक्स को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है, कट गया तो कोई इशू नहीं है। एक्स का मतलब वही जो छोड़ के चला गया उसी को याद रखना है। तो एक्सोऑस्मोसिस का बात, जब भी एक्स वाली बात आएगी तो जो आउट हो गया एक्सोऑस्मोसिस या एक्स हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। यहाँ पर वाटर की जैसी लॉस होती है एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, स्टोमाटा अपने आप क्या करता है ना, क्लोज हो जाता है। ये जो ओपनिंग है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, स्टोमाटा क्लोज हो गया। जैसे स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी बंद, ट्रांसपिरेशन भी बंद। आप क्लियर आउट है ये बात, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली एंड हाँ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर देखें, पूरा कंप्लीट देखिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू वॉच द वीडियो द परफॉर्मेंस विल नॉट बी दैट मच बेटर, ठीक है। थैंक यू क्लास।